स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर है रुद्रपुर से जो इस वक्त आ रही है। यहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली के रहने वाले नीरज भंडारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नीरज भंडारी ने दिल्ली में एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बच्चों को दिखाया गया था। तो उधम सिंह नगर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में जो अब तक 5 मामले दर्ज हुए उसमें एक मामला नीरज भंडारी का भी है। तो ये बड़ी खबर है, नीरज भंडारी पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है जहां के वन निगम के डिपो में तारबाड़ में उलझकर 3 सांभरों की जान चली गई है जबकि एक सांभर जख्मी है। छिद्रवाला निगम डिपो में देर रात 4 सांभर घुसे थे। डिपो से बाहर निकलते वक्त चारों सांभर कंटीले तारों में उलझ गए। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के बड़कोट रेंज का पूरा मामला है। तो असल में ये तारबाड़ किया ही इसलिए गया था कि जानवरों को यहां से रोका जाए, लेकिन ये जानलेवा साबित हुआ और 3 सांभर उलझकर मर गए हैं जबकि एक सांभर बुरी तरह से जख्मी है। तो ये देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के बड़कोट रेंज की तस्वीरें हैं जहां इस तार में उलझकर 3 सांभरों ने दम तोड़ दिया है। तो ये बड़ी गंभीर भी खबर है क्योंकि जो कुछ ये हुआ है वो फॉरेस्ट डिवीजन के ही बड़कोट रेंज में हुआ है। तो ये 3 सांभरों ने अपनी जान गंवा दी है। और अगली बड़ी खबर खासतौर पर पुलिसकर्मियों के लिए है। 9 पहाड़ी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ देने की तैयारी हो रही है। यानी कि जो पहाड़ी जिले हैं 9, वहां जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उन्हें सप्ताह में एक अवकाश मिलेगा। कुआंव दौरे पर आए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अगर प्रयोग सफल रहा तो जो बाकी 4 जिले भी हैं तो वहां भी व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि जो पुलिसकर्मी है उनको कोई भी साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता। वो ड्यूटी पर ही रहते हैं या फिर लंबी छुट्टी पर जब जरूरत होती तभी वो जाते हैं। तो फिलहाल अभी की व्यवस्था करने की बात हो रही है कि जो 9 पहाड़ी जिले हैं राज्य के, वहां जो भी पुलिसकर्मी तैनात है उन्हें सप्ताह में 1 दिन अवकाश दिया जाए। और अब बात करेंगे कल हुई सरकार की कैबिनेट की बैठक की। तो 27 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। तो और क्या कुछ खास इस बैठक में निर्णय लिए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। कैबिनेट में सबसे पहले कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियों पर प्रेजेंटेशन दिया गया। अब बताया गया कि पहले फेज में कुल जनसंख्या में से 20% लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स की सूची बना ली गई है। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी के अलावा राज्य, जिला, ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्स गठित कर ली गई। टीका लगाने के लिए 1000 नर्सिंग पास आउट और 105 रिटायर्ड मेडिकल ऑफिस की सूची बना ली गई है। कैबिनेट ने अपने दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में 15 दिसंबर से कॉलेज, यूनिवर्सिटी को खोलने पर सहमति दे दी है। इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को मंजूरी दी गई। तो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 नए पदों के लिए कैबिनेट ने मोहर लगा दी। जो उच्च शिक्षण संस्था है 15 दिसंबर से वो सारी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन उनके लिए अनिवार्य होगा और अब 15 तारीख के बाद सारी शिक्षण संस्थाएं विधिवत खोली जाएंगी। कैबिनेट के एक और महत्वपूर्ण निर्णय में चीन की निर्माण कंपनियों के राज्य में एंट्री के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। इसके लिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन कर केंद्र के नियमों को हूबहू अपना लिया गया। इससे अब जब भी किसी कार्य के लिए ग्लोबल टेंडर होंगे उसमें भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देश खासकर चीनी कंपनियां भाग नहीं ले पाएंगी। एक जो हमारी प्रिक्योरमेंट रूल होते हैं उसमें भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, जो इस सारे कोविड को लेकर और समय समय पर निर्णय लिए गए हैं, उस संबंध में भारत सरकार के पूरा दिशा निर्देशों को हमने उसमें सम्मिलित किया है। इसके अलावा पुलिस की भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए कराने देहरादून के राजपुर रोड पर सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए 13 पट्टों को वापस लेने, पीएसी, एपी और आरआईबी में अब महिला और पुरुषों की सीनियरिटी लिस्ट को अलग अलग बनाने जैसे 27 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। देहरादून से सुनिंदर प्रभात, न्यूज़ 18।
और राज्य में 15 दिसंबर से जो भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो खुल रहे हैं। तो ऐसे में जो 7 लाख छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको सुरक्षित माहौल देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सभी कॉलेजेस और संस्थानों को निर्देश दे दिए गए हैं कि तैयारी पूरी रखें। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कोविड गाइडलाइंस के तहत ही ये संस्थान खोले जाएंगे। हमारे लगभग 500 डिग्री कॉलेज हैं, 32 हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। लगभग 7 लाख बच्चे हमारे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ उनका जो प्रैक्टिकल विषय हैं उन पर भी बहुत ध्यान देना था। अभिभावकों की भी बहुत डिमांड थी, बच्चों की भी काफ़ी डिमांड थी कि सब हमको प्रयोगात्मक परीक्षा में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और अब राज्य का कोरोना अपडेट आपको दे दें तो कल के ये आंकड़े हैं। बुधवार के दिन राज्य में 515 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो आंकड़ा बढ़ ही रहा है। और इस तरह अगर इस वक्त की हम स्थिति बताएं आपको, एक्टिव केस की बात करें तो 5000 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त वर्तमान में कोरोना से जूझ रहे हैं। और बात महाकुंभ की करते हैं तो बस अब लगभग महीने भर का भी वक्त नहीं बचा है। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, निगरानी हो रही कामों की, क्योंकि कोरोना के चलते काम वैसे ही काफी ज्यादा देरी से हो रहे हैं। तो फिलहाल 21 करोड़ रुपए और जारी किए गए हैं। ये धनराशि को स्वीकृत किया गया है। इस धनराशि से हरिद्वार में अस्थायी पार्किंग बनेगी, सरकारी डैम कोठी की मरम्मत होगी और साथ में बिजली पानी की व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जाएगा। इसके अलावा जो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट है उसकी भी कायाकल्प किया जाएगा। और उत्तराखंड की खबरों के बीच सीधे गोरखपुर ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो कुंभ का अब कुछ ही समय बचा है और कुंभ का जो आयोजन होता है खासतौर पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में सारी तैयारियां पूरी की जा रही। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने ऋषिकेश स्वर्गाश्रम क्षेत्र का दौरा किया, जो यहां निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी जानकारी ली गई। इसके अलावा जिन जिन इलाकों में कुंभ के दौरान हमारी कैंपिंग होती है, शासकीय कैंपिंग भी होती है, भीड़ भाड़ होती है, बस अड्डे बनते हैं, पार्किंग्स बनते हैं, वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ देनी है उनकी प्लानिंग की दृष्टि से भी मैं देख रहा हूँ। कितनी टॉयलेट्स चाहिए होंगी, कहाँ पे कितनी बिजली दी जानी है। इसके अलावा मुख्यतः क्योंकि आप जानते हैं कि जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो सभी घाटों पर कहीं ना कहीं थोड़ा लोड पड़ता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ की जो अप्रोच है प्लस वहाँ पे जो टाइल्स चेन रिपेयर है वो सब। तो चलिए, कुंभ की तैयारियों के बाद बात होती है अब विधानसभा चुनाव की तैयारी की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आए थे और यहां दावा किया गया कि इस बार बम्पर 60 सीटें जीत कर लाएंगे। तो क्या सत्तारूढ़ दल के लिए इतना आसान है कि फिर से अपनी जीत को दोहराए और वो भी बेहतर ढंग से? क्या कुछ तैयारी बीजेपी इसके लिए कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे पर आए थे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान संगठन ने दावा किया कि बीजेपी 2022 में इतिहास नहीं दोहराएगी बल्कि 60 सीटें जीतकर नया इतिहास बनाएगी। लेकिन ये कैसे होगा, इस पर भी नड्डा से विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी को कहा है कि वो रोड मैप बनाए, कैसे, कब और क्या कार्यक्रम संगठन पार्टी वर्कर्स को दे रहा है, दिल्ली कार्यालय को भी इसकी मिनट टू मिनट सूचना भेजी जाए।
यानी कि दून का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब दिल्ली होगा। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलेगा और उसे इम्प्लीमेंट देहरादून में किया जाएगा। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब जो भी आप कार्यक्रम बनाएंगे और जो भी आप काम करेंगे उसको सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको सूचना देते, आप समय समय पर सूचना देते रहेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि केंद्र भी बहुत बारीकी से हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, दिशा निर्देश देगा और उनके दिशा निर्देशों पर ही हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी का कल्चर है, यहाँ कोऑर्डिनेशन और टाइम बाउंड के तहत काम किया जाता है, खासकर जब टारगेट चुनाव में 70 में से 60 सीटें जीतने का हो। पार्टी में केंद्र से लेकर बूथ तक एक तालमेल का दृश्य रहता है। क्योंकि प्रदेश इकाई का रोड मैप तैयार करना है तो उसके बारे में अपना रोड मैप तैयार हम करेंगे, लेकिन केंद्र को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे और जहां उनके मार्गदर्शन की और सहयोग की अपेक्षा होगी उसे भी हम केंद्र से प्राप्त करेंगे। बीजेपी की तैयारी विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उसे अब न सिर्फ प्रदेश बीजेपी के रणनीतिकारों से दो हाथ करने होंगे, बल्कि दिल्ली की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रणनीतिकारों का भी सामना करना पड़ेगा। देहरादून से सुनील प्रभात, न्यूज़ 18। और बड़ी और अहम खबर है राज्य के बेरोजगारों से जुड़ी हुई। तो कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को यहां पर अप्लाई नहीं करना पड़ा और बहुत सारे काम ठप हो गए, तो अब 6 महीने की छूट उम्र में मिलेगी। तो उसको लेकर बकायदा शासनादेश जारी हो चुका है। तो 1 जनवरी 2020 के आधार पर उम्र सीमा पार कर चुके कैंडिडेट को 6 महीने की छूट मिलेगी। यानी कि अगर वो उम्र की सीमा को पार कर चुके लेकिन अगले 6 महीने तक वो किसी भी पद के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये छूट लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग में निकली भर्ती में दी जाएगी। तो कोरोना के दौरान बहुत सारी भर्तियां ठप रही, बहुत सारे कामकाज परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं ठप रही। तो अब इस दौरान जिनकी उम्र निकल चुकी है उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां भीमगौड़ा के टापू मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 लोग आपस में भिड़ गए। तो दरअसल यहां पर क्रिकेट का खेल चल रहा था, 20-20 रुपए की शर्त लगी, लेकिन इस दौरान जो शर्त जीता और जो हारा, उन दोनों के बीच में देखिए जरा गुत्थम गुत्था हो गई और काफी देर तक की मारपीट चलती रही। चलो हो गई। चलिए और अब आपको लिए चलते हैं रानीखेत के चौबटिया गार्डन में। तो ये सेब के लिए ये बाग है वो पूरा प्रसिद्ध है और लोग घूमने भी यहाँ पर आते हैं, पर्यटक। तो इसको जब यहाँ पर बनाया गया तो हिमाचल के सेब का रोपण यहाँ किया गया और उम्मीद थी कि हिमाचल की तरह ये भी बहुत ज़्यादा विकसित होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब निदेशालय की उदासीनता का शिकार ये बाग हो रहा है। यहाँ माली समेत कई पदों के कर्मचारी अब भी तैनात नहीं है, जिससे इस गार्डन की स्थिति खराब होती जा रही है। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो पहाड़ में भले ही अभी ट्रेन चलना दूर की कौड़ी नजर आ रही है, लेकिन यमकेश्वर में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें नौनिहाल बैठकर अपने भविष्य का सुनहरा सफर तय कर रहे हैं। पहली नजर में देखने पर यह नजारा किसी रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। ट्रेन की बोगी, उसकी खिड़कियां, प्लेटफॉर्म पर लगे लोहे के पिलर्स, ट्रेन के इंजन हूबहू मिलते डिजाइन रेलवे स्टेशन का एहसास कराते हैं। लेकिन ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं, ये नजारा है यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला प्राइमरी स्कूल का, जहां नौनिहालों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए स्कूल के कमरों को ट्रेन की बोगी के रंग में रंगा गया है। साथ ही उसकी खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ ट्रेन की तर्ज पर बनाए गए हैं और इस ट्रेन को नाम दिया गया है यमकेश्वर एक्सप्रेस, जिसमें बैठकर मासूम अपनी जिंदगी का कखरा सीख रहे हैं। स्कूल बिल्कुल ट्रेन जैसा बन गया है। हमारा स्कूल पूरे ट्रेन जैसा हो गया है, ट्रेन की तरह तेज दौड़ेगा और हमारी पढ़ाई भी ट्रेन की तरह तेज दौड़ेगी। अपने स्कूल में ट्रेन बनाकर शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है ट्रेन में बैठ के? अच्छा। ये स्कूल बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, उसके अंदर का नजारा भी उतना ही हैरान करने वाला। कमरों की दीवार पर वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं, जानवरों के चित्र, पेड़ पौधे सभी कुछ दीवार पर बना हुआ है, जिससे बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी हो रहा है। आधुनिक आजकल हमारे बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से और अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, खुशनुमा एनवायरनमेंट दिया जाए, कलरफुल एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि पढ़ने में उनको और मज़ा आए।
तो इसी सोच के तहत हम लोगों ने बैठ के ये निर्णय किया कि इस समय एक यमकेश्वर एक्सप्रेस शिक्षा की बनाई जाए, जो कि हमें भी प्रेरित करे और बच्चों को भी करे। यमकेश्वर क्षेत्र में ये पहला ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जिसको पूरा ट्रेन का आकार दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ के छात्रों के लिए ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल है। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा का जो वातावरण है वो भी थोड़ा कठिन होता जा रहा है। इसलिए यहाँ के विधायक के प्रयास से, विधायक निधि से पूरे स्कूल को एक नए रूप में ढाल दिया गया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। तो बहुत ही अद्भुत तरीका और बहुत ही अनोखा स्कूल। तो चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं भारतीय सैन्य अकादमी के संग्रहालय में, जो हमें सेना के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित कराता ही है, साथ ही यहाँ आने वाले नए नए कैडेट्स के अंदर देश प्रेम की भावना भी भर देता है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ पर आने वाला हर कैडेट अपने साथ इस इतिहास की यादों को भी ले जाता है। यहाँ का म्यूजियम हॉल वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, साथ ही वीरता की निशानियां भी रखी गई हैं। यहाँ पाकिस्तान के जनरल नियाजी की वो रिवॉल्वर है जब पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। तो 2008 में मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत की गाथा भी लिखी गई है। मैडम, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगी तो जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वेपन्स उस टाइम पे जो प्रयोग हुए थे, उन वेपन्स को भी इधर डिस्प्ले किया गया है। तो इन वेपन्स को और इन सभी भावनाओं को देखते हुए हमारा एक जो जेंटलमैन कैडेट आता है उसके अंदर देशभक्ति की भावना अपने आप ही अंदर से उजागर होती है। इस म्यूजियम में दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, तोप, तलवारें भी मौजूद हैं। मेडल्स के साथ साथ मित्र देशों के झंडे, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, करगिल युद्ध में शहादत पाए वीरों की तस्वीरें और गाथाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, जिनके बारे में कैडेट्स को लेक्चर से लेकर मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है। इस म्यूजियम में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जितने आज तक वीर योद्धा हुए हैं, हमारे जितने भी गैलेंट्री अवार्डीज हैं, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, उन सब की वीरता को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ साथ जब हम एक जेंटलमैन कैडेट को इस हॉल में लेके आते हैं तो उनके अंदर एक नया उत्साह, नया जोश बढ़ता है। IMA के इस म्यूजियम में कई देशों के कमांडेंट तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। पास आउट होने वाले कैडेट्स यहाँ से इन्हीं योद्धाओं जैसा जज्बा अपने साथ लेकर जाते हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ के कैडेट्स को यहाँ के हॉल में पढ़ाई कराई जाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और भारतीय सैन्य अकादमी के सोमनाथ स्टेडियम में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें जेंटलमैन कैडेट्स ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी और घुड़सवारी, ट्रिक राइटिंग, टेंट पोंगिंग के करतब दिखाए। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के सामने कैडेट्स ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया। तो बड़ी ही जो खूबसूरत तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये IMA यानी कि जो भारतीय सैन्य अकादमी है उसके सोमनाथ स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे भारतीय सेना के जांबाज बनने जा रहे हैं, उन्होंने किस अनुशासन के साथ अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी। तो इस दौरान जो जो इवेंट यहाँ पर हुए उसमें घुड़सवारी शामिल थी, ट्रिक राइडिंग, टेंट पोंगिंग और इसके अलावा बहुत सारे करतब और लाइट एंड साउंड शो का भी बेहतरीन तालमेल यहाँ पर देखने को मिला। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 11 बजे की 11 अहम खबरें।